हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 दैट इज मिनरल न्यूट्रिशन। और इस चैप्टर के बारे में हमने सारे जो टॉपिक थे वो कवर कर लिए थे। तो आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, जिससे हमारा चैप्टर भी रिवाइज होगा और आपके जो भी पॉइंट्स है वो क्लियर होते चले जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 1, और जिसमें हमसे कहा गया है द नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज अ टू नाइट्रोजन एटम्स जॉइन बाय। क्या क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि जो नाइट्रोजन है, सबसे पहले नाइट्रोजन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है और कैसा एग्जिस्ट करता है। N2 की फॉर्म में हम देखते हैं, दो नाइट्रोजन यहाँ पे होते हैं N2 की फॉर्म में। तो वो जॉइंट किस प्रकार से रहते हैं, यानी कि हमने जब पढ़ा था कि कोई भी जो एटम है वो जॉइंट हो रहे हैं, तो हमने कहा किस प्रकार से हो रहे हैं, बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पे हमने कितने बॉन्ड की, हमने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात की थी। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जब दो नाइट्रोजन यहाँ पे ऐड हो रहे हैं तो किस बॉन्ड के द्वारा ये यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। हमने कहा फर्स्ट जो ऑप्शन कहता है डाई कोवेलेंट बॉन्ड, सेकंड कहता है टेट्रा कोवेलेंट बॉन्ड, थर्ड कहता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, और लास्ट है कि मोनो कोवेलेंट बॉन्ड। अब हमें ये बताना है कि नाइट्रोजन, जो दो नाइट्रोजन है वो आपस में जुड़े हैं, किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। आंसर हमारे पास क्या आएगा, सी आएगा, यानी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा। किस प्रकार से होता है, जब भी आपने नाइट्रोजन को देखा है तो आपने किस प्रकार से देखा है, इस प्रकार से हमने नाइट्रोजन को देखा है। क्या हो रहा है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जो साझेदारी हो रही है इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयरिंग हो रही है, 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है। साथ ही हमें ये क्या बता रहा है, हमें नाइट्रोजन की वैलेंसी को बता रहे हैं। वैलेंसी यानी संयोजकता होती है। क्या होती है संयोजकता या वैलेंसी, तो हमने जब पढ़ा था, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आपने कक्षों के बारे में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आपने पढ़ा तो आपने कक्षों के बारे में पढ़ा। और 1 2 3 4 ऐसे करके हम यहाँ पे दिखाते हैं, या फिर K L M N। और हम क्या करते हैं, इन कक्षों में हम इलेक्ट्रॉन को भरते हुए चले जाते हैं। तो आउटर मोस्ट जो सेल होती है, आउटर मोस्ट जो कक्ष होता है, वो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन वहाँ पे कंप्लीट होने चाहिए। तो अपनी जब इलेक्ट्रॉन यानी कि जो ऑक्टेट होता है वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे होने चाहिए। तो अपनी 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए नाइट्रोजन को यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी, 3 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे आवश्यकता थी। और वही 3 इलेक्ट्रॉन, और सेम इसको भी यहाँ पे क्या थी, 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी। इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर दी है। तो यहाँ पे हमें ट्रिपल बॉन्ड क्या बता रहा है, 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। वैसे ही हमें डबल बॉन्ड क्या बताता है, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। सेम हमें सिंगल बॉन्ड क्या बताता है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे साझेदारी हो रही है। और इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पे कि जो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है किस प्रकार से यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा। चलिए, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, ये क्वेश्चन सेम इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे केमिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है। तो या तो आप क्या करेंगे, या तो आपको सारी चीजें ये पता होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। सबसे पहले हमने कक्षों की बात की। अब हमने कहा कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो किसकी बात की थी हमने, यहाँ पे SPDF की बात की थी, SPD और S की बात की थी। SPDF की हमने बात की थी और हमने कहा था S में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे आएंगे, हमने कहा था 2 आएंगे। P में हमने कहा था मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या आएंगे, हमने कहा यहाँ पे 6 आएंगे। D में यहाँ पे 10 आएंगे और F में यहाँ पे कितने आएंगे, 14 आएंगे। देखिए ये यहाँ पे क्या है, हमारे पास SPDF आता है। तो हमने कहा कि या तो स्टेबल हम स्थायित्व प्राप्त करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, अब नाइट्रोजन क्यों यहाँ पे जो अपने इलेक्ट्रॉन है वो पूरा करना चाह रहे हैं, वो इसलिए पूरा करना चाह रहे हैं क्योंकि उन्हें स्थायित्व चाहिए यहाँ पे।
यहाँ पे स्थायित्व को पाने के लिए क्या हो रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को पूरा किया जा रहा है। तो अलग अलग शेल होती हैं, अलग अलग जो कक्ष होते हैं, हमने कहा एस में है उसमें मैक्सिमम नंबर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। हमने कहा पी में जो मैक्सिमम नंबर यानी इतने होने ही चाहिए, अगर इतने नहीं होते हैं तो क्या हो सकता है, हमने कहा या तो 3 हो, या तो 5 हो, या तो क्या हो, 7 हो। इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कहा कि या तो फुल हो या तो यहाँ पे क्या हो, हाफ हो। इस प्रकार से हम क्या मानते हैं, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। तो नाइट्रोजन का हमने 14 यहाँ पे लिया, तो हमने क्या देखा है पे 1s2 2s2 2p3। अब देखिए 2p3 है यानी कि 3 4 5 6 7 7 होता है यहाँ पे। अब 2p6 है, हमने कहा p या तो p में 6 हो या तो कितने हो, 3 हो या तो 6 हो। तो यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे स्थायित्व तो कौन प्राप्त करेगा, जो कक्ष पूरा भरा हुआ होगा। तो p को अगर पूरा भरना है 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पे 2 नाइट्रोजन मिलेंगे तो 3 की शेयरिंग यहाँ पे करेंगे और इस प्रकार से वो क्या करते हैं, स्थायित्व तो प्राप्त करते हैं। तो यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देखेंगे और आप ये भी देखेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। चलिए इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 और उसमें हमसे कहा गया है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन यहाँ पे डिस्कवर किया गया था। आंसर ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे है। तो हमने क्या नाइट्रोजन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है। हमने कहा जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, कौन सी एटमॉस्फेरिक यहाँ पे नाइट्रोजन है, हमने कहा ये है। तो इस N2 को यहाँ पे नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस नाइट्रोजन को हमने क्या करना है, नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसे ही हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और कौन कर रहा है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, हमने कहा माइक्रोब्स यहाँ पे क्या करेंगे, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को करेंगे। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, कौन यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, माइक्रोब कर रहे हैं। और अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग स्टेप में अलग अलग प्रकार के माइक्रोब्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है द एंजाइम इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन आर। अब हमें यहाँ पे देखिए, हमने बात की थी किसकी, हमने बात की थी यहाँ पे माइक्रोब्स की, लेकिन यहाँ पे एंजाइम्स भी यूज होते हैं। और आपसे पूछा गया है कि वो कौन सा एंजाइम है जो कि यहाँ पे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज हो रहा है। अब देखिए आपको शब्दों को बड़े ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात नहीं की गई है, बल्कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात की गई है, यानी कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसमें यहाँ पे जो जीव हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे इंक्लूड होंगे। और लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे कौन से इंक्लूड थे, हमने कहा यहाँ पे माइक्रोब यानी कि सूक्ष्म जीव थे। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन यहाँ पे अलग अलग प्रकार से हो रही है। हमने कहा कि जो फिजिकल फिनोमिना होते हैं जैसे कि लाइटनिंग, जो बिजली का चमकना है, उससे भी क्या हो रहा है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा है। हमने कहा माइक्रोब यहाँ पे प्रेजेंट है, उससे भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा है। तो जहाँ पे कोई जीवित प्राणी, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे अगर प्रेजेंट है और वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहेंगे। अब हमें इसमें क्या बताना है कि कौन सा जो एंजाइम है वो यहाँ पे प्रेजेंट था। हमने सबसे पहले ऑप्शन हमारे पास आता है कार्बोक्सिलेज, सेकंड होता है ऑक्सीजिनेज, थर्ड है डिहाइड्रोजिनेज और लास्ट है नाइट्रोजिनेज। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे कौन सा एंजाइम यहाँ पे यूज होता है। तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे नाइट्रोजन की बात आ रही है तो वहीं पे क्या होगा, वही एंजाइम यहाँ पे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में भाग लेगा। अगर हम कार्बोक्सिलेज की बात करें तो ये कुछ कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड लग रहा है। अगर ऑक्सीजनेज की बात करें तो ऑक्सीजन से रिलेटेड लग रहा है। डिहाइड्रोजनेज से की हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड को
हाइड्रोजन से रिलेटेड बात हो रही है। तो लास्ट में हमारे पास आंसर क्या बचा, नाइट्रोजिनेज, यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन को, यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल में जो एंजाइम प्रयोग हो रहा है वो क्या है, नाइट्रोजिनेज है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर होगा डी यहाँ पे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछा गया है उसमें हमसे कहा गया है द रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट आर ऑलवेज लो इफ द कंसंट्रेशन इंक्रीज इट लीड्स टू। आपसे ये कहा गया है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमेशा लो होती है, और अगर इसकी मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा, ए है डेफिशिएंसी सिम्टम्स, बी है सेल डिफरेंशिएशन, सी है टॉक्सिसिटी, और लास्ट है यहाँ पे सेल इलोंगेशन। आपको बताना है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं वो हमेशा लो कंसंट्रेशन में चाहिए होते हैं, और क्या हो यदि यहाँ पे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं उनकी मात्रा अगर बढ़ जाती है तो क्या होता है, डेफिशिएंसी सिम्टम। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होते हैं। सेल डिफरेंशिएशन होता है, टॉक्सिसिटी आती है, सेल इलोंगेशन आता है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे इम्पैक्ट की बात करें, अगर हम यहाँ पे दो चीजें हमने पढ़ी है, हमने पढ़ा था डेफिशिएंसी सिम्टम्स, हमने पढ़ा था टॉक्सिसिटी। अब सेल इलोंगेट हो रही है, यानी कि सेल का इलोंगेशन हो रहा है। सिंपल सी बात है, सेल में क्या हो रही है, कोशिका में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। हमने कहा सेल यहाँ पे डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन सेल में विभाजन हो रहा है। ये दोनों चीजें वृद्धि को बता रही हैं, दोनों चीजें अलग हैं, और ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स और टॉक्सिसिटी ये दोनों सिम्टम्स क्या है, अलग हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होते हैं, टॉक्सिसिटी क्या होती है, क्योंकि इन दोनों का मतलब हमें पता है। सेल डिफरेंशिएशन और सेल इलोंगेशन कुछ वृद्धि को ही यहाँ पे इंडिकेट कर रही है। क्या कहा था हमने एक यहाँ पे एक ग्राफ देखा था कुछ इस प्रकार का, ये क्या था, एक ग्राफ था, और हमने इस प्रकार से देखा था। इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्या थी, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, ये कंसंट्रेशन था न्यूट्रिएंट का। अब हमने कहा इस प्रकार से हमने एक ग्राफ देखा था, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हमने क्या कहा था, ए कहा था, और इस पॉइंट को हमने क्या कहा था, इस वाले पॉइंट को ये बी है, और इस वाले पॉइंट को हमने सी कहा था। अब हमने ये कहा था, और यहाँ पे क्या है, ये ग्रोथ है, ये प्लांट की ग्रोथ को इंडिकेट कर रहा है, ये कंसंट्रेशन न्यूट्रिएंट की मात्रा को बता रहा है, मतलब ये डायरेक्शन जो है वो न्यूट्रिएंट की मात्रा को बता रहा है, और ये ग्रोथ को यहाँ पे बता रहा है। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि वो पॉइंट जहां से वो मात्रा, जहां से जो न्यूट्रिएंट की अगर उससे कम मात्रा प्लांट को मिलती है तो वहां पे हमें कुछ नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। हमने क्या कहा था, हमने कहा था फॉर एग्जाम्पल किसी प्लांट को यहाँ पे नाइट्रोजन की जो आवश्यकता है वो कितनी है, हमने कहा नाइट्रोजन की जो आवश्यकता है, आप कितने भी ले सकते हैं, यहाँ पे अमाउंट कुछ भी हो सकता है, या कैल्शियम या कोई भी न्यूट्रिएंट है, तो उसकी हमने एक फिक्स मात्रा ले ली। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा 2 ग्राम, हमने कहा यहाँ पे 2 ग्राम है। कैल्शियम हमने कहा कि 2 ग्राम कैल्शियम की यहाँ पे आवश्यकता है। अब 2 से अगर कम प्लांट को मिलता है तो हम वहाँ पे क्या देखते हैं, नकारात्मक प्रभाव देखते हैं। तो वो पॉइंट, यानी इस पॉइंट से अगर कम यहाँ पे क्या मिला, न्यूट्रिएंट मिला, तो यहाँ पे क्या ग्रोथ क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इसे हमने क्या कहा था, इसे हमने कहा था क्रिटिकल कंसंट्रेशन। ये हमारे पास क्या था, क्रिटिकल कंसंट्रेशन। अगर क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम मात्रा न्यूट्रिएंट की प्लांट को दी जाती है तो हमने यहाँ पे क्या देखा था, डेफिशिएंसी सिंड्रोम, डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होते हैं कि किसी भी न्यूट्रिएंट, किसी भी पोषक तत्व की कमी से होने वाला जो रोग होता है उसे हमने डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहा था। बहुत सारे सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब हमने कहा था कि ये जो रेंज है, ये रेंज क्या है, ये रेंज क्या है, सबसे ज्यादा सही है, क्योंकि यहाँ पे जितनी मात्रा जो कंसंट्रेशन है न्यूट्रिएंट का वो उचित मात्रा में मिल रहा है। लेकिन क्या हुआ, जब इससे अधिक हमें, जब न्यूट्रिएंट की अधिक मात्रा दी गई तो क्या हुआ, फिर से यहाँ पे जो वृद्धि थी वो फिर से कम हो गई है।
वृद्धि यहाँ पे कम हो गई है, रुक गई है, हमें नकारात्मक प्रभाव देखने को मिले हैं। क्यों हमें देखने को मिले हैं? क्योंकि यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट थी उसकी जो मात्रा थी वो अधिक हो गई है, हमने इसे टॉक्सिसिटी कह दिया। ये क्या है? टॉक्सिसिटी यहाँ पे हमने कह दिया है। तो कितने वर्ड हमारे पास आए हैं? एक हमारे पास आया है क्रिटिकल कंसंट्रेशन, दूसरा आया है डेफिशिएंसी सिम्टम्स और तीसरा आया है हमारे पास टॉक्सिसिटी। ये चीजें हमारे पास यहाँ पे आई हैं और ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो हमारे पास आंसर हमें अब मिल गया है और हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे क्या आया है? हमारा आंसर आया है यहाँ पे टॉक्सिसिटी। क्या यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा था कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो हमेशा कम उनकी रिक्वायरमेंट होती है, कम रिक्वायरमेंट होती है। और क्या हो? इफ द कंसंट्रेशन इंक्रीज इट लीड्स टू, यदि कंसंट्रेशन बढ़ गई है, आवश्यकता से अधिक अगर यहाँ पे कोई भी पोषक तत्व, कोई भी न्यूट्रिएंट अगर मिल रहा है तो यहाँ पे हमें टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। देखिए आपको ध्यान रखना है, अगर न्यूट्रिएंट की कमी से कोई नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है उसे हम डेफिशिएंसी सिम्टम्स कह रहे हैं। अगर न्यूट्रिएंट की कमी से कोई प्रभाव होता, कोई नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता, उसे हम कहते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स। दोनों चीजें आपने ध्यान रखनी है। अगर यहाँ पे न्यूट्रिएंट की अधिकता से हमें कोई नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है, हम उसे कह रहे हैं टॉक्सिसिटी। दोनों ही वर्ड्स में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, डेफिशिएंसी सिम्टम्स और टॉक्सिसिटी। डेफिशिएंसी सिम्टम्स और टॉक्सिसिटी दोनों ही रिलेटेड हैं। किस चीज से? यहाँ पे न्यूट्रिएंट से रिलेटेड। एक कमी से हो रहा है, एक अधिकता से हो रहा है। प्लस क्रिटिकल कंसंट्रेशन की क्या डेफिनेशन आपको बताई है कि वह मात्रा जिस मात्रा से कम मात्रा देने पर प्लांट में हमें नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि अब इसे इस तरीके से ले लेते हैं, हमने कहा कि एक जो पौधा है उसे हमेशा 1 गिलास पानी की आवश्यकता होती है, हमेशा एक फुल गिलास पानी की। अगर आपने उस पानी के गिलास में से थोड़ा सा भी, कुछ ग्राम पानी भी कम कर दिया तो वो पौधा सूखने लग जाएगा। अब 1 गिलास पानी क्या है? वहाँ पे क्रिटिकल कंसंट्रेशन है। 1 गिलास पानी, अगर 1 गिलास पानी से थोड़ा सा भी पानी कम हो, चाहे वो कुछ ग्राम में उसकी मात्रा हो, तो फिर क्या होगा? पौधा सूखने लगेगा। वो 1 गिलास पानी क्रिटिकल कंसंट्रेशन है। उस 1 गिलास पानी से कम मात्रा पानी की देने पर जो पौधा सूख रहा है वो डेफिशिएंसी सिम्टम्स है। वो क्या है? डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या देखने को मिल रहे हैं? पौधा सूख गया है, पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, पौधे की वृद्धि नहीं हो रही है, सारे ही डेफिशिएंसी सिम्टम्स आ गए। अब हमने कहा कि अगर पौधे को 2 गिलास पानी से अधिक अगर पानी दिया जाएगा तो पौधा फिर भी सूख जाएगा। तो वो 2 गिलास पानी से अगर अधिक पानी दिया जाएगा तो वो क्या है? वहां पे टॉक्सिसिटी है। डिफरेंस आपको क्रिएट करना है, डिफरेंस आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। टॉक्सिसिटी, डेफिशिएंसी सिम्टम्स और कंसंट्रेशन, जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन है उसमें। यहाँ तक की बात क्लियर है? इस एक क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा? हमने क्रिटिकल कंसंट्रेशन के बारे में सीखा, हमने टॉक्सिसिटी के बारे में सीखा और डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में यहाँ पे हमने सीखा। चलिए, तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ अ फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल बाय प्लांट। यानी कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो फॉस्फोरस का जो एब्जॉर्प्शन है उसे फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि फॉस्फोरस का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? सॉइल से हो रहा है। और किसके द्वारा हो रहा है? प्लांट्स के द्वारा हो रहा है। और एक ऑर्गेनिज्म यहाँ पे हेल्प कर रहा है, एक जीव यहाँ पे हेल्प कर रहा है और उसका आपको नाम बताना है। पहले तो क्वेश्चन ही आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो फॉस्फोरस का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो सॉइल से होता है, प्लांट के द्वारा। और इस फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में यहाँ पे एक माइक्रोब यहाँ पे
महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, उस ऑर्गेनिज्म का नाम यहाँ पे आता है ग्लोमस। ऑप्शन में क्या क्या दिया आपके पास? पहला था ग्लोमस, बी था फ्रैंकिया, सी था राइजोबियम और डी था एनाबिना। आंसर आपका क्या आएगा? ग्लोमस यहाँ पे आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 6 और उसमें हमसे पूछा गया है एनालिसिस ऑफ अ जाइलम सैप शोज, यानी कि जो जाइलम का शैप है उसकी जो एनालिसिस है वो क्या शो कराती है। पहला ऑप्शन कह रहा है प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, सेकंड कह रहा है प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तीसरा कह रहा है प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट और लास्ट कह रहा है प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स एंड सॉल्ट। जब भी यहाँ पे जाइलम का नाम आएगा तो हम यहाँ पे मिनरल्स की बात करेंगे, तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या आएगा? आंसर हमारा आएगा डी, यानी कि प्रेजेंस ऑफ मिनरल सॉल्ट्स, ये हमारा आंसर आएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे जाइलम की बात करते हैं तो जाइलम के साथ वाटर और मिनरल्स की भी यहाँ पे बात होती है। चलिए, इसके बाद जो क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास आता है और हमसे पूछा गया कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स थ्रू द नाइट्रोसोमोनास इज कॉल्ड, यानी कि क्या हो रहा है? अमोनिया कन्वर्ट हो रहा है किसमें? नाइट्रेट्स में। और इस कन्वर्ट और किसके द्वारा हो रहा है? नाइट्रोसोमोनास के द्वारा। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो हम ये देखेंगे क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या क्या चीज बता रहा है। क्वेश्चन ने हमें ये कहा कि जब अमोनिया नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है तो नाइट्रोसोमोनास यहाँ पे क्या होता है? नाइट्रोसोमोनास करता है यहाँ पे इस कन्वर्जन को, किसका? अमोनिया से नाइट्रेट में। अब इस फिक्सेशन को हम क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन कहेंगे, अमोनिफिकेशन कहेंगे या नाइट्रिफिकेशन कहेंगे। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो हम पूरी प्रोसेस को, पूरे साइकिल को कह रहे हैं जब N2 जो नाइट्रोजन था वो नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो इस वजह से हम इसे तो कहेंगे नहीं। डीनाइट्रिफिकेशन जो यहाँ पे आता है, डीनाइट्रिफिकेशन से क्या होता है कि ये जो नाइट्रेट्स है या जो अमोनिया है ये फिर से क्या होता है? नाइट्रोजन की फॉर्म में वापस आता है। यानी कि पहले हमने कहा जब डीनाइट्रिफिकेशन जहाँ पे भी आता है, हमने कहा कि जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन यहाँ पे हो चुका था और वो जो नाइट्रोजन थी अब फिर जो नाइट्रोजन फिक्स हुई थी, यानी नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में जो फिक्स हुई थी वो फिर से जो इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन है, जो हमारे वातावरण में जो नाइट्रोजन है उसकी फॉर्म में फिर से वापस आ गई है, तो इसे हम डीनाइट्रिफिकेशन कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे तो नाइट्रेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। थर्ड कह रहा है अमोनिफिकेशन, और अमोनिफिकेशन में हम क्या पढ़ते हैं? अमोनिया का जो फॉर्मेशन होता है उसे हमने अमोनिफिकेशन पढ़ा था। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या आएगा? आंसर हमारा डी आ गया। इस प्रोसेस को जब अमोनिया नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हमने नाइट्रिफिकेशन कहा था। जब यहाँ पे अमोनिया का फॉर्मेशन होगा उसे हम कहते हैं अमोनिफिकेशन कहते हैं। और जब नाइट्रेट या नाइट्राइट फिर से नाइट्रोजन की फॉर्म में वापस आ जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। आपको चारों जो वर्ड्स, चारों जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि यहाँ पे अमोनिफिकेशन के बारे में पूछा जाए, यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पूछा जाए। तो आपको जो भी ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं हम हर एक ऑप्शन की डेफिनेशन यहाँ पे लेके चलेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया है इन कैबेज व्हीट
whiptail is a characteristics deficiency disease। अब देखिए क्या आपको बता रहा है क्वेश्चन, जो कैबेज होती है, जो गोभी होती है, उसमें एक whiptail नामक की एक क्या होती है, डिजीज होती है, डेफिशिएंसी डिजीज है। ये क्या है, कैबेज है, हमारे पास जो गोभी आती है उसमें जो विपटेल होता है, विपटेल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स डेफिशिएंसी डिजीज, यानी विपटेल क्या है, एक डेफिशिएंसी डिजीज है। अब डेफिशिएंसी डिजीज और टॉक्सिसिटी, अभी कुछ देर पहले हमने बहुत अच्छे से इन्हें देखा था। डेफिशिएंसी डिजीज अगर यहाँ पे आ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, किसी न्यूट्रिएंट की कमी से, किसी पोषक तत्व की कमी से ये डिजीज हो रही है। कौन सी, विपटेल। अब आपको ये याद रखना है, ये ऐसा भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए जो विपटेल नामक जो डिजीज है वो किस में होती है, किस में होती है, कैबेज में होती है। सेकंड क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो विपटेल नामक डिजीज है वो क्या है, टॉक्सिसिटी है या फिर डेफिशिएंसी सिम्टम्स है, डेफिशिएंसी डिजीज है या टॉक्सिसिटी डिजीज है, यानी कि पोषक तत्व की अधिकता से हो रही है या पोषक तत्व की कमी से हो रही है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो हमारे पास क्या क्या यहाँ पे एग्जाम्पल आए हैं, हमें ये बताना है कि ये डिजीज किस चीज की कमी से होती है, क्योंकि ये डेफिशिएंसी डिजीज है, ये हमें ऑलरेडी बताया गया है क्वेश्चन में। तो किस चीज की कमी से होती है, पहला ऑप्शन हमारे पास क्लोरीन आ गया, सेकंड आ गया मॉलिब्डेनम आ गया, थर्ड मैग्नीशियम आ गया और लास्ट है बोरोन। तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे सही होगा, जो मॉलिब्डेनम है उसकी कमी से क्या होती है, यहाँ पे विपटेल नामक जो डिजीज होती है। क्या होता है इसमें, जो विपटेल नामक जो डिजीज होती है जब गोभी में आती है तो एक तो उसके सारे पत्ते क्या होते हैं, व्हाइट हो जाते हैं और यहाँ पे पत्तियों की ग्रोथ नहीं होती है। तो इस प्रकार से हमने क्या सीखा, यहाँ पे हमने एक डिजीज के बारे में जाना, कौन से डिजीज के बारे में, जो डेफिशिएंसी डिजीज थी, और किस चीज से हो रही है, जब मॉलिब्डेनम की जो कमी हो जाती है, सॉइल में जब मॉलिब्डेनम कम हो जाता है तो उसकी डेफिशिएंसी से ये डिजीज यहाँ पे होती है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया है मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय। देखिए सबसे पहले तो हमें ये बताया गया है कि मिनरल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, और वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में है स्टेम, लीफ, रूट एंड बर्ड्स। तो हम सभी को पता है कि यहाँ पे मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन होगा या पानी का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो किसके द्वारा होता है, रूट के द्वारा होता है। क्या हमारे पास आंसर आया, आंसर आया सी, कि जो रूट्स के द्वारा यहाँ पे क्या होता है, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद जो सेकंड हमारे पास क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, और उसमें हमसे कहा गया है फॉस्फोरस इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए। आपको बताएगी कि जो फॉस्फोरस है वो किसका घटक है या किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है। ए कह रहा है सेल मेम्ब्रेन का, बी कह रहा है न्यूक्लिक एसिड का, सी कह रहा है सेल वॉल का, और डी कह रहा है यहाँ पे क्लोरोफिल का। तो आपको ये बताना है कि जो फॉस्फोरस होता है वो किस किस का यहाँ पे घटक है, और ये आपको क्या करना है ये बताना है, क्योंकि जब हमने पढ़ा था किसके बारे में, हमने मिनरल्स या फिर न्यूट्रिएंट के बारे में जब पढ़ा था तो हमने उसके अलग अलग क्या देखे थे, कार्य देखे थे। तो सबसे पहले ऑप्शन में क्या क्या हमें दे रखा है हम ये देख लेते हैं। तो ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या दे रखा है, सी एंड डी। सी क्या है यहाँ पे, सी है सेल वॉल, डी है क्लोरोफिल। बी कह रहा है ए एंड बी। ए क्या है हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन है, और बी क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। सी कह रहा है कि बी एंड सी। अब बी हमारे पास क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, और सी हमारे पास सेल वॉल है। और लास्ट कह रहा है डी एंड ए। अब डी क्या है यहाँ पे, क्लोरोफिल है, और ए क्या है यहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन है। हमें बताना है फॉस्फोरस कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। सबसे पहले तो हमने कहा था कि फॉस्फोरस क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड में, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल हमारा होता है वहां पे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हमने न्यूक्लिक एसिड हमें कहाँ पे दिख रहा है, बी में हमें न्यूक्लिक एसिड दिख रहा है। तो जहाँ पे बी होगा उस ऑप्शन को हम क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट कर लेंगे। दो ऑप्शन हमारे पास आते हैं, एक तो ये वाला ऑप्शन है और एक ये वाला ऑप्शन है जिसमें बी आ रहा है।
फिर हम यहाँ पे देखेंगे, फिर हमने क्या कहा था कि जो सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे बन रही है, हमने क्या कहा था, जो सेल मेम्ब्रेन होती है यानी कि कोशिका झिल्ली होती है, वो क्या होती है, फॉस्फोबाइलिपिड की लेयर होती है, यानी कि दो वहाँ पे दो लेयर होती हैं और फॉस्फोरस वहाँ पे क्या होता है, इंक्लूड होता है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के निर्माण में वहाँ पे फॉस्फोरस यूज होगा, फॉस्फोलिपिड की जो लेयर होती है। तो हमारा आंसर क्या आया, ए आया। तो ए यानी कि बी के साथ जब ए है तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे, बी यहाँ पे हमारा सही आंसर आएगा। तो हमारा आंसर है यहाँ पे कि बी आंसर है हमारा, ए एंड बी। ए एंड बी यानी कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लिक एसिड का पार्ट होता है कौन, यहाँ पे फॉस्फोरस। वहीं एक और ऑप्शन हमारे पास आया था सेल वॉल, आपको कंफ्यूज नहीं करना है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दो चीजें हमारे पास आई थी, लेकिन हमें याद रखने के फॉस्फोरस किसका पार्ट है, सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर करेंगे। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आएगा उसमें हमसे पूछा गया है, उसमें हमसे कहा गया है डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज अ येलोइंग ऑफ इंटरवेंस रीजन्स ऑफ लीव्स, यानी कि जो इंटरवेंस जो रीजन होता है लीफ का, उसमें जो पीलापन आता है वो किसकी वजह से आता है, किसकी कमी से आता है। पहला है पोटेशियम, सेकंड है कैल्शियम, थर्ड है फॉस्फोरस और लास्ट है कॉपर। तो आंसर हमारे पास यहाँ पे आया ए, यानी कि जो पोटेशियम होता है उसकी कमी से यहाँ पे क्या होता है, येलोइंग ऑफ इंटरवेंस रीजन ऑफ लीफ, यानी कि पत्ती में जो इंटरवेंस रीजन होते हैं वहां पे जो पीलापन आता है वो पोटेशियम की कमी के कारण आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें हमसे कहा गया है द मिडिल लैमेला मेनली कंटेन, जो मिडिल लैमेला होती है वो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्या कंटेन करता है मिडिल लैमेला। हमने कहा सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है और कैल्शियम है। तो आंसर हमारा यहाँ पे आएगा कैल्शियम। कैसे हम कैल्शियम को यहाँ पे लिखते हैं, आंसर हमारा कैल्शियम आएगा कि जो हमारा मिडिल, जो यहाँ पे लीफ का जो मिडिल लैमेला होता है वो क्या कंटेन करता है, वो यहाँ पे कैल्शियम को कंटेन करता है। तो क्लास आज हमने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे डिस्कस किया है। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।